देखो बच्चों, पहले आप सभी 12th छात्रों को आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं तुम्हें 12th फिजिक्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर और चैप्टर में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको बताएंगे। इन चैप्टर और क्वेश्चन के माध्यम से तुम लोग कम मेहनत में अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप एग्जाम देने जाओ तो आप इन क्वेश्चनों को और इन चैप्टरों पर थोड़ा फोकस ज्यादा करना। बाकी पूरी फिजिक्स पढ़नी है बट इन चैप्टर और क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखो महत्वपूर्ण चैप्टर, लिखो सब लोग। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी साथ साथ क्वेश्चनों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो तुम्हारा सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए वो है अर्धचालक। कौन सा? अर्धचालक। दूसरा चैप्टर आप परमाणु और नाभिक करोगे। उसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला जो अध्याय है, और तरंग प्रकाश की भी करोगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगों को करोगे। प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर करोगे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला भी करना। तो इन चैप्टरों में क्या है कि थ्योरी वाला भाग ज्यादा है, मतलब आसान है, मतलब न्यूमेरिकल तो है बट न्यूमेरिकल बहुत लिमिटेड है। कैसे है? लिमिटेड। तो ये सभी चैप्टर अगर तुम अच्छे से कर लोगे तो मिनिमम 40 नंबर का पेपर तो आराम से कर लोगे। 70 में से कितने का? तो कम मेहनत में 40 नंबर आ जाएंगे। तो ये हो गए इंपोर्टेंट चैप्टर। बाकी भी आप करना बट उनमें मेहनत ज्यादा लगेगी। तो पहले आप इन चैप्टर को जल्दी जल्दी निपटा देना। ठीक है, अब मैं चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम डालो अर्धचालक। ठीक है, और इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में ठोसों में ऊर्जा बैंड की परिभाषा। एवं इसके आधार पर चालक कुचालक एवं अर्धचालक को परिभाषित कीजिए। ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड में आता रहता है। इसके बाद आप पी टाइप एवं एन टाइप अर्धचालक को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन, पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक को क्या कीजिए? परिभाषित कीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अवक्षय परत की परिभाषा एवं ध्रुव प्राचीर की परिभाषा लिखिए। अवक्षय परत को हासी क्षेत्र भी कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? तो हासी क्षेत्र की परिभाषा लिखवाए तब भी यही लिख के आएंगे। इसके बाद जो पीएन संघ डायोड होता है उसकी अग्रदिशिक की व्याख्या करके
जो अगर का जो ग्राफ होता है वो बना के आना है। जो ग्राफ होता है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? अभिलाक्षणिक गुण। कौन सा गुण? वो पूछे अर्धशिक का अभिलाक्षणिक गुण क्या है, तो वो आप ग्राफ बना के आ जाओगे जो अर्धशिक वाला है। ठीक है, ठीक है। प्रश्न भी आ सकता है ग्राफ में, प्रश्न का अभिलाक्षणिक गुण आ सकता है, तो आप क्या बना के आ जाओगे? ग्राफ। ठीक है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, पीएन संघ डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे उपयोग होता है? या तो ये क्वेश्चन होगा या फिर ये होगा, पीएन संघ डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे उपयोग होता है? तो आप लोग चित्र करके इसका वर्णन करके और तरंग आरेख भी बना दोगे। ठीक है, करके आ जाओगे। तो ये क्वेश्चन थे जो अर्धचालक से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। 8 नंबर का आता है, हो सकता है 3-4 क्वेश्चन मिल जाए इसमें से। इसके बाद मैं बताता हूं परमाणु और नाविक में से। परमाणु एवं नाविक, इसमें से कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है? तो सबसे पहले रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या कीजिए या निष्कर्ष बताइए। किसका प्रयोग? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग की क्या करिए? व्याख्या करिए या फिर निष्कर्ष बताइए। तो आप इसमें जो मैं 4-5 निष्कर्ष बताए लिखाओगे। अब इसी प्रयोग के आधार पर मैंने अल्फा कण की निकटतम दूरी वाला सूत्र लगाया था, तो इस पर आधारित आंकिक प्रश्न आ सकता है। ले लो, अल्फा कण की निकटतम दूरी पर आधारित आंकिक प्रश्न आ सकता है। इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल किसे कहते हैं, इसमें कौन सी कमियां हैं, लिख के आ जाओगे। ठीक, और इन कमियों को किसने दूर किया था? बोर ने। तो कोई पूछ सकते हैं तुमसे अलग कि बोर मॉडल की परिकल्पनाएं लिखिए। कितनी परिकल्पनाएं थी बोर की? 3। तो प्रथम परिकल्पना के नाम से आ सकती है, द्वितीय के नाम से आ सकती है और तृतीय के नाम से। कहीं कहीं क्वेश्चन बनता है बोर का क्वांटमीकरण लिखिए, तो बोर के क्वांटमीकरण में कौन सी परिकल्पना लिख के आओगे? द्वितीय लिख के आओगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, बोर का क्वांटमीकरण। ये जो बोर का क्वांटमीकरण है इस पर आधारित एक क्वेश्चन और बनता है, डी ब्रोगली के सिद्धांत के आधार पर। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डी ब्रोगली के सिद्धांत के आधार पर बोर के क्वांटमीकरण को सिद्ध कीजिए। उसके बाद हाइड्रोजन सदृश परमाणु की त्रिज्या के सूत्र का निगम बना सकता है। क्या है? और 5 नंबर में, कितने नंबर में? इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के सूत्र का भी निगमन आ सकता है।
इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के सूत्र का क्या आ सकता है, निगमन। थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम है बट आ सकता है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब आने वाला है 5 नंबर में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो करके जाना है। और आप इसका जो ऊर्जा स्तर आरेख बनाया है हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, वो जरूर बना के आओगे, उससे पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप समझा सकते हो। कौन से आरेख से, ऊर्जा स्तर आरेख से। अलग अलग श्रेणी के ऊर्जा स्तर आरेख भी पूछ सकता है 2 नंबर में या 3 नंबर में। जैसे लाइमन श्रेणी का ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए, बना दोगे। बामन श्रेणी का बना दोगे, पाश्चन श्रेणी का बना दोगे, ब्रैकेट का बना दोगे और फुंड का। इन में लाइमन श्रेणी और बामन श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी श्रेणी इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित आंकिक प्रश्न भी आ सकते हैं। चलो, लाइमन श्रेणी एवं बामन श्रेणी से संबंधित तरंग दैर्घ्य के कौन से प्रश्न, आंकिक प्रश्न। तो 2 नंबर में, 1 नंबर में प्रथम उत्तेजन विभव, द्वितीय उत्तेजन विभव या प्रथम उत्तेजन ऊर्जा, द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा भी आ जाती है 1 नंबर में हाइड्रोजन की। किसकी, और आयनन ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, तो आप ये भी देख लेना एक बार, 1 नंबर में आ जाते हैं। आयनन ऊर्जा, प्रथम उत्तेजन ऊर्जा, द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा। ठीक। अब नाविक में जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, नाविकों का वर्गीकरण कीजिए। समस्थानिक, संबारिक और सम न्यूट्रॉनिक में। किसमें है, समस्थानिक, संबारिक और सम न्यूट्रॉनिक में। इन तीनों की परिभाषा भी लिखनी आ सकती है। तो नाविकों का वर्गीकरण कीजिए, उदाहरण एवं विशेषताएं भी लिखिए। आपको इनके उदाहरण भी लिखने पड़ेंगे और विशेषताएं भी लिखनी पड़ेंगी। तो हमने समस्थानिक की विशेषताएं लिखा रखी हैं और संबारिक की विशेषताएं लिखा रखी हैं। ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाविक का घनत्व तो नियत होता है, सिद्ध कीजिए। नाविक का घनत्व कैसा होता है, नियत। ये सिद्ध करने आ सकता है। क्या आप कर लोगे, ठीक है। इसके बाद 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए, 1 AMU। और क्वेश्चन आता है, 1 AMU से कितनी ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलती है। कितने ऊर्जा द्रव्यमान, कितने द्रव्यमान से, 1 AMU द्रव्यमान से। तो इसमें आप कौन सा समीकरण लगाओगे, द्रव्यमान ऊर्जा आइंस्टीन समीकरण, E बराबर mc स्क्वायर आता है। वैसे पेपर में लिख के आता है 1 AMU इक्वल्स टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप जब करोगे तो कोई वैल्यू आएगी 928 या जो भी, बट आप उसको इक्विवेलेंट कर दोगे 931। क्या कर दोगे, 931। ठीक है। इसके बाद नाविक में द्रव्यमान क्षति को परिभाषित कीजिए। एक बेसिक क्वेश्चन है, नाविक में कौन सी क्षति, द्रव्यमान क्षति को परिभाषित कीजिए। फिर बेसिक क्वेश्चन है, नाविक की बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए।
यहां पर आपको एक न्यूमेरिकल मिल सकता है। कौन सा वाला? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी होगी, कार्बन की या ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की। मैंने देखा क्वेश्चन या तो कार्बन का आता है या ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन का। मतलब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से संबंधित आंकिक प्रश्न आ सकता है, लिख लो। क्या निकालने के लिए? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो आपको तरीका पता है। पहले आप द्रव्यमान शक्ति निकालोगे नाभिक के अंदर, फिर उसमें जूल में निकालना होगा तो सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होगा तो 931 का मल्टीप्लाई। चूंकि प्रति न्यूक्लियन निकालनी है तो द्रव्यमान संख्या का क्या लोगे हम तुम्हें? भाग। तो पहले जोड़, फिर घटाया, फिर गुणा, फिर भाग। ठीक है, ये तरीका हमने बताया है। इसके बाद एक प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वक्र बनाया था सभी नाविकों के लिए, सभी। तो वो वक्र बना दोगे तो कैसे क्वेश्चन आएगा? देखो, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वक्र खींचकर, देखो, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वक्र खींचकर नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन। तो इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का जो वक्र है उससे नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की हमें क्या करनी है? व्याख्या। तो कर दोगे तुम लोग? सेम क्वेश्चन आ सकता है केवल परिभाषा लिखने के लिए कि नाभिकीय विखंडन की परिभाषा लिखो और नाभिकीय संलयन की क्या लिखो। आप इसमें उदाहरण भी याद करोगे। क्या याद करोगे? उदाहरण। कुछ क्वेश्चन तुम देखे होंगे आंकिक प्रश्न जो अभिक्रिया में ऊर्जा ज्ञात करवाते हैं। क्या याद करवाते हैं? तो या तो क्वेश्चन में द्रव्यमान दे रखे होंगे, क्या दे रखे होंगे, या फिर क्वेश्चन दे रखी होंगी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जाएं। द्रव्यमान वाले क्वेश्चन में तुम द्रव्यमान शक्ति निकाल लेना। क्या निकाल लेना? उससे निकल आएगी ऊर्जा। और जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वाले क्वेश्चन है उसमें अभिक्रिया से पहले कुल ऊर्जा निकाल लेना और अभिक्रिया के बाद की कुल बंधन ऊर्जा निकाल लेना। पहले की कम होगी और बाद की ज्यादा होगी। तो बाद की बंधन ऊर्जा में से पहले की बंधन ऊर्जा हटा देना और तो अभिक्रिया में क्या आ जाएगी? ऊर्जा। इस पर आधारित क्या आ सकता है? आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो इसके बाद परमाणु वाले क्वेश्चन। कौन से वाले क्वेश्चन? परमाणु। परमाणु वाले तो हो गए शायद। ठीक, तो इसके बाद अपन लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव लाओ चैप्टर का नाम। प्रकाश विद्युत प्रभाव या चैप्टर का नाम है द्रव्य की द्वैत प्रकृति। द्रव्य कण की कौन सी प्रकृति? द्वैत। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? फिर बेसिक क्वेश्चन है कार्य फलन किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। देली आवृत्ति किसे कहते हैं? देली आवृत्ति की सॉरी देली तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं? ये एक एक नंबर की परिभाषा है। संतृप्त धारा किसे कहते हैं? ग्राफ में आती है। किसमें आती है? ग्राफ में। संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव किसे कहते हैं? संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव किसे कहते हैं? ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है। कितने नंबर के? एक एक नंबर के। ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा और तीव्रता के बीच में ग्राफ आ सकता है।
किसके बीच में ग्राफ? प्रकाश विद्युत धारा और किसके बीच में? प्रकाश की तीव्रता के बीच में ग्राफ। एक ग्राफ देखा होगा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा और आपतित आवृत्ति के बीच ग्राफ। किसके बीच में? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा और आपतित आवृत्ति के बीच में ग्राफ, जो सीधी रेखा आता था एक्स एक्सिस पर आगे से। सेम ऐसा ग्राफ था निरोधी विभव और आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बीच में ग्राफ सेम होते थे। तो ये ग्राफ में से कुछ भी पूछ सकता है, प्रवणता पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? प्रवणता। ठीक है, तो पहले वाले की गतिज ऊर्जा वाले की प्रवणता बताई थी मैंने h, और निरोधी विभव की प्रवणता क्या बताई थी? h/e। और प्रवणता को व्यक्त करते हैं m से। किससे व्यक्त करते हैं? बहुविकल्पी बन जाता है। क्या बन जाता है? बहुविकल्पी। ठीक है, इसके बाद फोटोन के गुण इंपोर्टेंट है। तो फोटोन के गुण लिखिए, यहां से बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बन जाता है गुणों से। फोटोन के गुण लिखिए। इसके बाद सबसे इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी का, जो 5 नंबर में आएगा, सबको याद होना चाहिए। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण लिखकर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम एवं उनका व्याख्या कीजिए। अरे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के मैंने नियम लिखाए, 4 नियम लिखने हैं और उनकी व्याख्या करनी है प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना है। ठीक, तो ये थ्योरी वाला क्वेश्चन याद कर लेना। इसके बाद डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की परिभाषा आ सकती है। एवं इस पर आधारित कोई अनुपात वाला अंकित प्रश्न आ सकता है। कौन सा वाला? अनुपात वाला। क्योंकि हमने द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य के सूत्र लिखा रखे हैं, तो आप द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य के सभी सूत्रों को याद करके जाओगे। द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य के सभी सूत्रों को तुम क्या करोगे? याद। कभी कभी इलेक्ट्रॉन की द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य, तो अगला जो क्वेश्चन है वो द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य पर आधारित है। तो द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य की परिभाषा लिखिए और इसके निगमन भी आ सकता है सूत्र का। तो सभी द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य के सूत्र आप याद कर लेना, याद कर लोगे। और अनुपात वाला प्रश्न आ सकता है। कौन सा वाला? अनुपात वाला। और अलग से इलेक्ट्रॉन की द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य का निगमन भी आता है। तो क्वेश्चन, एक V वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वाला, एक V वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य के सूत्र का निगमन कीजिए। तो देखो रे, एक सूत्र है लैम्डा बराबर 12.27 बट्टे √V एंगस्ट्रॉम। ये हमें सिद्ध करना है, तो सूत्र भी याद होना चाहिए। वो सूत्र लिख के भी देता है, इसका निगमन करो। तो कराओगे? ठीक। ये क्वेश्चन किसके थे? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, आप इन क्वेश्चनों को जरूर याद करना। इसके बाद तरंग प्रकाश की, नाउ लर्निंग तरंग प्रकाश की। देखो
तो तरंग प्रकाशिकी में पहला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तरंगाग्र किसे कहते हैं? एवं बिंदु प्रकाश स्रोत, कौमा रेखीय प्रकाश स्रोत, कौमा समांतर प्रकाश किरण के तरंगाग्र खींचिए। समांतर प्रकाश किरण के क्या खींचिए? तरंगाग्र खींचिए। तो मैंने नोट्स में बना रखे हैं। तो इसके बाद सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तरंग प्रकाशिकी का, देखो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम को सिद्ध कीजिए। यह महत्वपूर्ण है। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन या तो ये आएगा या फिर दूसरा वाला आएगा। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियम या स्नेल का नियम, बोलो किसका नियम? स्नेल का नियम की व्याख्या कीजिए। इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो सब लोग इसको जरूर याद करके जाए। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कर लेना। इसके बाद व्यतिकरण किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए एवं इसकी शर्त लिखिए। व्यतिकरण की क्या लिखिए? परिभाषा लिखवाएगा और क्या लिखवाएगा? शर्त। यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग का विवरण आ सकता है। यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग क्या क्या करिए? विवरण करिए। और व्यतिकरण प्रारूप बनवा सकता है। क्या बनवा सकता है? व्यतिकरण प्रारूप। साथ में तीव्रता का ग्राफ। किसका ग्राफ? यंग के प्रयोग में किसका ग्राफ? तीव्रता का ग्राफ भी बनवा सकता है। बना दोगे? फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र इंपोर्टेंट है, इसका डेरिवेशन नहीं है। फ्रिंज चौड़ाई का क्या इंपोर्टेंट है? सूत्र इंपोर्टेंट है। इस पर आधारित आंकिक प्रश्न आ सकता है। इसके बाद विवर्तन की परिभाषा लिखकर, विवर्तन की परिभाषा लिखकर विवर्तन की शर्त लिखिए। क्या मैंने विवर्तन की शर्त लिखा रखी है? अरे वो तो शांति। विवर्तन का में हमने फ्रॉन ऑफर विवर्तन पढ़ा है। एक रेखाचित्र प्रयोग, फ्रॉन ऑफर का एकल रेखाचित्र प्रयोग। इसे बनवाकर केंद्रीय उच्चिष्ट की कौड़ी चौड़ाई के सूत्र का निगमन आ सकता है। लिख लो। विवर्तन के एकल रेखाचित्र प्रयोग में, विवर्तन के एकल रेखाचित्र प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई के सूत्र का निगमन करो। यह आ सकता है। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई के सूत्र का क्या करो? निगमन करो। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप इसे याद करके जरूर जाएं।
व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर लिखिए। थ्योरी वाला क्वेश्चन है। व्यतिकरण एवं विवर्तन में क्या लिखिए? अंतर लिखिए। तो ये क्वेश्चन तरंग प्रकाशिकी से थे। किससे थे? तरंग प्रकाशिकी थे। इसके बाद अगला चैप्टर डालो, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आएगा बेसिक, विस्थापन धारा किसे कहते हैं एवं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आप याद करके जाना। हेलो, मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत लिखिए। यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत लिखिए। तो इसमें आप वैद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा लिख के आओगे और वैद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ गुण लिख के आओगे। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है, या वैद्युत चुंबकीय तरंगें किसे कहते हैं? तो क्या आप वैद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग आरेख बना दोगे? परिभाषा लिखोगे, संग में तरंग आरेख बनाओगे। एक बहुविकल्पी प्रश्न बनता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें किससे उत्पन्न होती हैं? बिल्कुल सही, त्वरित आवेश। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण याद करना, वहां से कोई ना कोई एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आइंस्टीन का वैद्युत चुंबकीय, आइंस्टीन मैक्सवेल, क्या लगवाया है? मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत लगाओगे, इसमें परिभाषा और कुछ गुण। ठीक, इसके बाद वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जो भी 7 तरंगें लिखाई थी, कौन कौन सी लिखाई थी? गामा, एक्स, परावैंगनी, दृश्य प्रकाश, अवृत प्रकाश, सूक्ष्म तरंगें और रेडियो तरंगें। इन सभी तरंगों की तरंग दैर्घ्य परास याद करनी है, आवृत्ति परास, और सबसे महत्वपूर्ण इनके उपयोग। सबसे महत्वपूर्ण क्या, कौन सी आ सकती है, ये तो पेपर में पता लगेगा। बट वैद्युत चुंबकीय तरंगों से एक क्वेश्चन तुम्हें पेपर में जरूर मिलेगा। जैसे गामा किरणों का कहां उपयोग होता है? कैंसर के इलाज में। तो इस तरीके से हमने सभी के उपयोग लिखाए, तो आप उपयोग सबके याद करके जाओगे। मतलब वेल्डिंग के समय कौन सी किरणें उत्पन्न होती हैं? वेल्डिंग के समय परावैंगनी। कौन सी? परावैंगनी। और इनके उपयोग, इनसे बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पोलराइड के चश्मे। अच्छा, पोलराइड वाले प्रश्न और रह गए। कौन से वाले प्रश्न रह गए? तो पोलराइड वाले प्रश्न भी लिखो। तरंग प्रकाशिकी में आते हैं, किसमें आते हैं? ये भी इंपोर्टेंट है। देखो, प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तरंग प्रकाशिकी में ही था। प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं? यह ऐसे हो सकता है, समतल ध्रुवित प्रकाश को परिभाषित कीजिए। एक क्वेश्चन बहुत बेसिक, ध्रुवण तल एवं कंपन तल लिखाया है। ध्रुवण तल एवं कंपन तल किसे कहते हैं? तो एक नंबर का क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूं। जो तरंग संचरण की दिशा होती है, किसकी दिशा? और जो कंपन तल होता है,
कौन सा तल? ये आपस में एक दूसरे के कैसे होते हैं? लंबवत। कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। और कंपन तल और ध्रुवण तल भी आपस में कैसे होते हैं? लंबवत। कंपन तल और ध्रुवण तल भी आपस में कैसे होते हैं? याद है ना? कंपन तल में क्या होता है? कण कंपन करते हैं। और ध्रुवण तल कंपन तल के बिल्कुल कैसे होता है? लंबवत। ठीक है, तो याद रखना, ध्रुवण तल कंपन तल आपस में लंबवत, और तन संचलन दिशा और कंपन तल आपस में कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधियां किसके द्वारा हमने कराया है? परावर्तन के द्वारा और अपवर्तन के द्वारा। और तीसरा कराया है पोलराइड के द्वारा। एक परावर्तन वाली विधि बताइए, एक कौन सी? अपवर्तन वाली विधि, और एक बताइए पोलराइड वाली। तो यहां पर ध्रुवण कोण आता है, क्या आता है? तो आप ध्रुवण कोण का सूत्र याद करके जाना, एन बराबर 10 IB, एक नंबर के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। और एन बराबर होता है 1/sin c। क्या होता है? याद है? सी यहां पे क्या होता है? क्रांतिक कोण। तो ध्रुवण कोण और क्रांतिक कोण में संबंध लिखिए जा सकता है। बोलो, ध्रुवण कोण एवं क्रांतिक कोण में संबंध लिखिए, एक नंबर के लिए इंपोर्टेंट है। किसके लिए इंपोर्टेंट है? एक नंबर के लिए। अब एक क्वेश्चन आता है, पोलराइड किसे कहते हैं एवं इसके उपयोग लिखिए। पोलराइड का सबसे मतलब ध्रुवण का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है। प्रकाश के ध्रुवण का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी में है तो कौन सा है? यही, पोलराइड। क्या आप लोग याद करके जाओगे? आ सकता है, ठीक, आ सकता है, ठीक। तो इसके बाद जो चैप्टर होगा वो प्रत्यावर्ती धारा, डाल लो, प्रत्यावर्ती धारा। तो एक छोटा सा निगमन आ सकता है, प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर के लिए औसत औसत मान के सूत्र का निगमन कीजिए। औसत मान के सूत्र का क्या कीजिए? निगमन कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान के सूत्र का क्या कीजिए? याद है सूत्र? आई एवरेज बराबर 2/πI0। या ये निगमन आ सकता है, यह आ सकता है वर्ग माध्य मूल मान का। देखो अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्यमूल मान के सूत्र का निगमन कीजिए। IRMS। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्यमूल मान के सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, तो क्या सूत्र है? IRMS बराबर I0/√2। कर लोगे निगमन? आ सकता है, ठीक है। इसके बाद प्रेरण प्रतिघात किसे कहते हैं? एक परिभाषा आती है, XL बराबर ओमेगा एल। XL बराबर ओमेगा क्या होता है? 2πf। तो XL बराबर 2πf इंटू कैपिटल L। धारतीय प्रतिघात किसे कहते हैं? XC। धारतीय प्रतिघात किसे कहते हैं? तो XC क्या होता है? 1/ओमेगा c, मतलब 1/2πfc। इनके आप ग्राफ बना दोगे, आवृत्ति के संगत। किसके संगत? आवृत्ति के संगत।
प्रतिबाधा किसे कहते हैं? जेड। प्रतिबाधा किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब बोल रहा हूं। एलसीआर परिपथ में सबसे इंपोर्टेंट है, आप इसको याद करके जाओगे। एलसीआर परिपथ में कलांतर, सब लोग करके जाने सूत्र को नियमन करके, इस वाले क्वेश्चन को। कलांतर कौमा प्रतिबाधा कौमा तुल्य वोल्टेज के सूत्र का निगमन करो। इनमें से कोई एक आ सकता है और तीनों भी आ सकते हैं। या तो आएंगे या लिख लो और एलसीआर परिपथ पर आधारित आंकिक प्रश्न आ सकता है। कराया ना हमने। एलसीआर परिपथ पर आधारित कौन सा प्रश्न आ सकता है? अब आंकिक प्रश्न में क्या पूछ सकता है? प्रतिबाधा पूछ सकता है, प्रत्याघात पूछ सकता है, और तुल्य वोल्टेज पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। कलांतर पूछ सकता है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी आने की वो वैद्युत अनुनाद वाला क्वेश्चन। कौन सा वाला क्वेश्चन? वो बहुत आता है। तो क्वेश्चन, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? इसके संगत आवृत्ति के सूत्र का निगमन करो। इसके संगत आवृत्ति के सूत्र का निगमन करो। तो याद होगी आवृत्ति, एफ आर बराबर 1/2 पाई अंडर रूट क्या होती है? एल सी। अब न्यूमेरिकल आ गया, तो न्यूमेरिकल में टीवी रेडियो लिखा होगा। टीवी रेडियो ये सब वैद्युत अनुनाद पर तो कार्य करते हैं। तो वहां पर अगर जैसे क्वेश्चन आया है एक टीवी का प्रसारण हो रहा है या रेडियो का, तो पक्का उसमें यही फॉर्मूला लगने वाला है अनुनादी आवृत्ति का। कौन सी आवृत्ति का? अनुनादी आवृत्ति का। कर लोगे? ठीक है। अनुनाद की शर्तें लिखाई हमने बहुत सारी। एक्सएल बराबर एक्सी, वीएल बराबर वीसी, जेड बराबर आर। कर लोगे? शक्ति गुणांक की वैल्यू 1, cos फाइव बराबर 1, फाइव बराबर 0। ये सब वैद्युत अनुनाद की शर्तें हैं। इसमें धारा अधिकतम होती है और शक्ति भी क्या होती है? अधिकतम। अधिकतम शक्ति बोल दे तो अनुनाद वाला प्रश्न हो गया प्रत्यावर्ती परिपथ में। ठीक है। एक निगमन और है, प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति के सूत्र का निगमन करो। ये भी इंपोर्टेंट है। देखो, प्रत्यावर्ती परिपथ में ये भी इंपोर्टेंट है। प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति के सूत्र का निगमन करो। कर लोगे? एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, शक्ति गुणांक किसे कहते हैं? cos फाइव आर बटे जेड। शक्ति गुणांक किसे कहते हैं? cos फाइव बराबर आर बटे जेड। ठीक है। एक क्वेश्चन है, वाटहीन धारा किसे कहते हैं? कराओगे? एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, आ सकता है, ट्रांसफॉर्मर किसे कहते हैं? किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? संरचना एवं क्रियाविधि लिखिए तथा
ट्रांसफॉर्मर में होने वाली हानियां भी लिखिए। पूरा क्वेश्चन बनता है। ट्रांसफॉर्मर किसे कहते हैं, किसके सिद्धांत पर आधारित है, याद है? संरचना, क्रियाविधि एवं उसमें होने वाली हानियां लिखिए। कोई बात नहीं, जो अच्छे अगर रह जाए तो वीडियो बनी रही है, आप लोग वहां से देख लेना, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप लोग याद करके जाओ ट्रांसफॉर्मर वाला, ठीक है? इसके बाद वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, चैप्टर डालो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये महत्वपूर्ण चैप्टरों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाए गए हैं। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण भी महत्वपूर्ण चैप्टर है। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, मात्रक एवं विमा लिखिए। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, मात्रक एवं विमा लिखिए। सुनो, मुझे लग रहा है इसके अदिश गुणनफल पर आधारित एक आगे प्रश्न आ सकता है। 5 राउंड क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो तुम्हें बी वेक्टर दिया होगा, तुम्हें ए वेक्टर दिया होगा, और तुमसे चुंबकीय फ्लक्स पूछा गया होगा। कर लोगे? आई का आई से, जे का जे से, और के का आंकिक प्रश्न आ सकता है, ठीक है? इसके बाद फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। कितने नियम लिखने हैं? 2। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। अच्छा बताओ, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा के लिए एक नियम बना था, लेंज का नियम। यह भी इंपोर्टेंट है। देखो, लेंज का नियम लिखिए, और किसके सिद्धांत पर आधारित है ये, एवं सिद्ध कीजिए कि यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। सिद्ध करने आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कर लोगे? ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गतिमान प्रेरित विद्युत वाहक बल। गतिमान प्रेरित विद्युत वाहक बल के सूत्र का निगमन लॉरेंज बल का उपयोग करके कीजिए। लॉरेंज बल मतलब चुंबकीय बल। लॉरेंज बल मतलब चुंबकीय बल, या चुंबक में लॉरेंज बल को ही चुंबकीय बल कहते हैं, चुंबक में केवल, ठीक है? तो क्या मैंने निगमन कराया है, ई बराबर बी एल वी साइन थीटा। ई बराबर क्या, बी एल वी साइन थीटा, बलविंदर साइन थीटा, ठीक है? तो ये निगमन आ सकता है। या फिर अरे, एक कोई चालक क्षण ओमेगा कोणीय वेग से गति करे। कौन से कोणीय वेग से? क्वेश्चन, एक चालक क्षण, शांति, एक चालक क्षण ओमेगा कोणीय वेग से गति करती है, तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? लिख के आएगा, ई बराबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर का निगमन कीजिए। कर लोगे? ठीक।
इसके बाद सबसे सुनो, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलने वाला हूं। स्व प्रेरकत्व किसे कहते हैं? इसका मात्रक एवं विमा लिखिए। फर्क है, स्व प्रेरण पूछे तो घटना है, और स्व प्रेरकत्व या स्व प्रेरण गुणांक पूछे तो ये भौतिक राशि है। कैसी राशि है? हमने एक कुंडली की स्व प्रेरण गुणांक के सूत्र का निगमन कराया है। कराया है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, एक कुंडली के स्व प्रेरण गुणांक के सूत्र का निगमन करो। कुंडली नहीं आएगा तो फिर आएगा परिनालिका। क्या आएगा? परिनालिका के स्व प्रेरण गुणांक के सूत्र का निगमन करो। क्या ये आपके नोट्स में है? ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अन्योन्य प्रेरण पर। किस पर? तो क्या आएगा? अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व किसे कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व किसे कहते हैं? ठीक, इसका मात्रक एवं विमा लिखिए। यहां पर दो कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व के सूत्र का निगमन आ सकता है। चलो, दो कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व के सूत्र का अन्योन्य प्रेरकत्व के सूत्र का निगमन कीजिए। दो कुंडली नहीं होंगी तो दो परिनालिकाएं होंगी। क्या होंगी? परिनालिकाएं। इसी चैप्टर पर आधारित है प्रत्यावर्ती जनित्र। क्या है? एसी जनरेटर। आ सकता है थ्योरी वाला क्वेश्चन लिखो। देखो, प्रत्यावर्ती जनित्र का सिद्धांत, संरचना एवं क्रियाविधि लिखिए। क्या आप लोग सिद्धांत लिख सकते हो? फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। संरचना में कितने भाग होते हैं? 4। स्थायी चुंबक, आर्मेचर, सर्पी विलय और ब्रूस। तो क्या आप प्रत्यावर्ती जनित याद करके जाओगे? कर लेना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? ठीक। तो ये जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं, ये महत्वपूर्ण चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 40 नंबर के आने वाले हैं। कितने नंबर के? अब इसके बाद अपन लोग वैद्युत धारा के क्वेश्चन लिखेंगे। किसके? नया चैप्टर वैद्युत धारा। अगर शांति से लिखो, वैद्युत धारा। लो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अनुगमन वेग किसे कहते हैं? बात है नहीं? कुछ टाइम समय दे दो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अब कुछ निगमन है। अनुगमन वेग एवं विभवांतर के बीच सूत्र का निगमन करो। आ सकता है, अनुगमन वेग एवं विभवांतर के बीच सूत्र का निगमन करो। ये नहीं आएगा तो यह आ सकता है, अनुगमन वेग एवं धारा के बीच सूत्र का निगमन करो।
और मुझे लगता है इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है, इनसे भी ज्यादा, ओम के नियम का सत्यापन करो। ओम के नियम लिखकर, क्वेश्चन को ओम का नियम लिखकर ओम के नियम का क्या करो, सत्यापन करो। ये 10th में भी आता था, बट यहां डेरिवेशन है, यहां पर क्या है, डेरिवेशन। अब अनुगमन वेग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा लगता है मुझे, गतिशीलता। कौन सा, तो गतिशील इंपोर्टेंट याद कर लेना। गतिशीलता किसे कहते हैं, परिभाषा लिखोगे म्यू बराबर वीडी अपॉन ई, कोई परिभाषा में लिख के आ जाओगे। एवं गतिशीलता किन किन बातों पर निर्भर करती है, एक सूत्र लगाया है, म्यू बराबर ई टाउ अपॉन एम, ई टाउ अपॉन एम। टाउ मतलब तापमान निर्भर करेगा, एम मतलब द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बनने पर गतिशीलता कम होती है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर में किसकी गतिशीलता ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की। किसकी ज्यादा है वैसा बता दोगे, ठीक। इसके बाद प्रतिरोधकता, कौन सा इंपोर्टेंट है, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, और प्रतिरोधकता तथा ताप के बीच सूत्र पर आधारित आंकिक प्रश्न। प्रतिरोधकता एवं ताप के बीच जो सूत्र होता है उस पर आधारित कौन सा प्रश्न, आंकिक प्रश्न। मैं फिर कह रहा हूं, चाहे प्रतिरोधकता का आंकिक प्रश्न आ सकता है, प्रतिरोधकता का नहीं आएगा तो सेम सूत्र प्रतिरोध के साथ है। बोलर किसके साथ है, ले लो या देखो, इंपोर्टेंट आंकिक प्रश्न आ सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, प्रतिरोध एवं ताप के बीच सूत्र पर आधारित आंकिक प्रश्न। याद है सूत्र, आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, 1 प्लस अल्फा टी। अच्छा, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता तथा ताप के बीच ग्राफ बनाए हैं, धातु का, किसका, तांबे का। तांबे का प्रतिरोध और ताप के बीच ग्राफ खींचिए, खींचाओगे परवलय जैसा ऊपर से। और अगर मिश्र धातु का है तो सीधी रेखा, कैसी रेखा, क्या ग्राफ याद है, प्रतिरोध और ताप के बीच में आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चालकता, चालकता किसे कहते हैं, वैद्युत चालकता, सिग्मा। वैद्युत चालकता किसे कहते हैं, तो सिग्मा क्या होता है, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, याद कर लो 1 नंबर का, चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुणनफल कितना होता है, 1 आ सकता है, ठीक है। तो चालकता वाला क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद धारा घनत्व, तो धारा घनत्व किसे कहते हैं एवं यह कैसी राशि है, बताओ। धारा घनत्व कैसी राशि है, अदिश के सदिश, सदिश पूछेगा वो। अच्छा, ओम के नियम का सदिश रूप जानते हो तुम लोग, जे बराबर सिग्मा ई। ओम के नियम का सदिश रूप लिखिए, इंपोर्टेंट है वाला,
जे बराबर सिग्मा ई कर दोगे। तो ये जे बराबर सिग्मा ई एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद सेल जे बराबर सिग्मा ई। इसके बाद आप लोग सेल पढ़ोगे। सेलों में तीन परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सेल के विद्युत भागफल, कोमा टर्मिनल विभवांतर, कोमा आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। को क्या करोगे तुम लोग? परिभाषित कीजिए। तथा इनके बीच संबंध स्थापित कीजिए। एक छोटा सा नियमन है किसका? V बराबर E माइनस आई आर। एवं इनके बीच में क्या स्थापित कीजिए? संबंध। क्या हमने कराया है? V बराबर E माइनस आई आर। ठीक है, देख लेंगे। एक क्वेश्चन है, देख लेंगे, करा दें 1 मिनट में। ठीक है, तो अरे 2 मिनट रुक जाओ। आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। एक निगमन सेल से आ सकता है, लिखिए। क्वेश्चन लिखो। 2 सेल समांतर क्रम में लगी हैं। 2 सेल किसमें लगी हैं? समांतर क्रम में लगी हैं। तब ये क्वेश्चन आ सकता है, डेरिवेशन आ सकता है। 2 सेल समांतर क्रम में लगी हैं, तब इनके तुल्य विद्युत भागफल, तब इनके तुल्य विद्युत भागफल के सूत्र का निगमन करो। के सूत्र का क्या करो? निगमन करो। कर लोगे? E1 R2 प्लस E2 R1 बट्टे R1 प्लस R2 का निगमन करना है। कराया है? ठीक। अगला इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ के दोनों नियमों को लिखिए। डालो मोस्ट इंपोर्टेंट, किरचॉफ के दोनों नियमों को लिखिए। अगर इस पर आधारित आंकिक प्रश्न आ सकता है, लो, इस पर आधारित आंकिक प्रश्न आएगा। क्या हम लोगों ने प्रैक्टिस करी है किरचॉफ के प्रथम नियम द्वितीय नियम की? ठीक। व्हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित आंकिक प्रश्न। व्हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित कौन सा प्रश्न? आंकिक प्रश्न, जिसमें तुल्य प्रतिरोध पूछेगा। क्या पूछेगा? कौन सा प्रतिरोध पूछेगा? तो आप विकर्ण वाली भुजाओं क्या कर दोगे? हटा दोगे। या फिर डेरिवेशन में आ सकता है, बात करोगे तो बंद कर दूंगा मैं अभी। देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की शर्त का निगमन कीजिए। व्हीट स्टोन, ये सब क्वेश्चन तुम्हें एक बार रिवाइज करके जाने हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की शर्त का निगमन कीजिए। संतुलन की शर्त का क्या कीजिए? निगमन कीजिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन वैद्युत धारा पर आधारित है, तुम्हें करके जाने हैं। अब देखो, वैद्युत विभव एवं धारिता, लास्ट चैप्टर, वैद्युत विभव एवं धारिता। लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो।
एक बिंदु आवेश के वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। एक बिंदु आवेश के वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। आ सकता है। अगला क्वेश्चन, दो बिंदु आवेशों की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के सूत्र का निगमन कीजिए। दो बिंदु आवेशों की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के सूत्र का निगमन कीजिए। एक आलोचना को, एक समान वैद्युत क्षेत्र में इम्पोर्टेंट आ सकता है। द्विध्रुव को घुमाने में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के सूत्र का निगमन कीजिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के सूत्र का निगमन कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट थे। एक क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, विभव प्रवणता किसे कहती है? ये आ सकता है, ये 2 नंबर में आ सकता है। विभव प्रवणता किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र के साथ इसका संबंध स्थापित कीजिए। ये 2 नंबर में आ सकता है या 3 नंबर में। वैद्युत क्षेत्र के साथ इसका संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है। इसके बाद समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? क्या समविभव पृष्ठ बना सकते हो आप? आ सकते हैं। अब धारिता से, किससे? चालक की धारिता किसे कहते हैं? Q और CV। इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। क्या मैंने 3 कारक लिखाए हैं? संधारित्र पर आधारित आंकिक प्रश्न आएगा। चलो, संधारित्र पर आधारित आंकिक प्रश्न आएगा, चाहे वो तुल्य धारिता निकलवाए या फिर कोई आवेश निकलवाए। संधारित्र पर आधारित क्या आ सकता है? आंकिक प्रश्न। निगमन में आ सकता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन करो। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। आप लोग इसका डेरिवेशन जरूर कर लें। तो संधारित्र से क्वेश्चन
न्यूमेरिकल टाइप का आ सकता है। कौन सा आ सकता है? ठीक है। संधारित्र के अंदर ऊर्जा घनत्व वाला क्वेश्चन, कौन सा घनत्व वाला, एक बात देख लेना। ठीक है, तो इसके बाद अपन लोग स्टार्ट करते हैं वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र को। तो वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, शांति रखो। चैप्टर है, पहला चैप्टर है। तो वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, तो कूलाम के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न आ सकता है। चलो कुल बल निकलवा सकते हैं, क्या निकलवा सकते हैं? कूलाम के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न आ सकता है। कूलाम के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न आ सकता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित आंकिक प्रश्न आ सकता है। जो इंपोर्टेंट डेरिवेशन लिखो, सबसे इंपोर्टेंट द्विध्रुव की अच्छी स्थिति, सबसे इंपोर्टेंट डेरिवेशन करके जाना इस वाले को। द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करो, इंपोर्टेंट है। या निरक्षी स्थिति भी आ सकती है। कौन सी स्थिति? चलो निरक्षी स्थिति भी आ सकती है, अच्छी आ सकती है, क्या आ सकती है? निरक्षी। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? नहीं, ये तो बेसिक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र में, देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बलयुग्म के सूत्र का क्या करोगे? निगमन। टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के सूत्र का निगमन करो। टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस पर, लो न्यूमेरिकल आ सकता है। टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर क्या? पी साइन थीटा। सबसे इंपोर्टेंट, तो मोस्ट इंपोर्टेंट, गॉस की प्रमेय लिखिए। अरे इसे पढ़ के सब लोग जाओगे, गॉस की प्रमेय लिखिए एवं इसके आधार पर कोई एक निगमन आ सकता है। इसके आधार पर कोई एक निगमन आ सकता है, समझ रहे? हाँ, कौन सा निगमन? अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नंबर 2, पतली आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या खोखले गोलीय कोष के कारण, खोखले गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कर लोगे सब लोग? गॉस की प्रमेय याद करके जाओगे, आएगी इंपोर्टेंट। अब आ जाओ किरण प्रकाश की, आखिरी किरण प्रकाश की। देखो थक गए? केवल लास्ट रही है किरण प्रकाश की, लिखो। कर तो लो इतना। इसमें भी तुम्हें जो महत्वपूर्ण लगे वो मेरे हिसाब से सब महत्वपूर्ण है जो लिखा रहा हूं। किरण प्रकाश की, इसमें आप सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो मुझे लगता है वो लगता है अरे अवतल दर्पण की छठवीं स्थिति।
अवतल दर्पण की कौन सी स्थिति? छठवीं स्थिति का किरण आरेख जो बना है। अवतल दर्पण की कौन सी स्थिति? छठवीं। उत्तल दर्पण की दोनों बनानी है। 10th में आता था ये, तो अब नहीं आएगा। अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग अब नहीं आएगा, उससे तुम ऊपर उठ चुके हो। दोनों स्थिति, प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति। अरे दर्पण पर आधारित आंकिक प्रश्न, कौन सा सूत्र? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u के सूत्र का निगमन भी आ सकता है। चलो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u के सूत्र का निगमन। क्वेश्चन, अपवर्तन में हमने आवासीय गहराई का सूत्र लिखा था। कौन सी गहराई? आवासीय गहराई पर आधारित आंकिक प्रश्न। लो, आवासीय गहराई पर आधारित कौन सा प्रश्न? इन सब में सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है जो तुम याद करके जाओगे, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट लो, बहुत इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट तो बोल ही रहा हूं, उसमें भी इंपोर्टेंट है। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? इसका अपवर्तनांक के साथ संबंध स्थापित कीजिए। इसका अपवर्तनांक के साथ संबंध स्थापित कीजिए। तो n बराबर 1/sin। अगला क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं एवं इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं एवं इसके लिए कौन सी शर्तें हैं? आवश्यक शर्तें लिखिए। अगला क्वेश्चन, प्रकाशिक तंतु इंपोर्टेंट है, किस पर आधारित है? प्रकाशिक तंतु किस पर आधारित है? संरचना एवं क्रिया विधि लिखिए। कर लोगे? एक इस पर आधारित क्वेश्चन आ सकता है अगर एनसीईआरटी लेवल का पेपर बना दो। एक बल्ब नीचे होगा, बल्ब रखा हुआ नीचे, या मछली होगी, तो उसकी दुनिया देखी जाएगी कि बल्ब की दुनिया क्या होती है, और सॉरी बल्ब से प्रकाश कितना बाहर निकल के आएगा, या मछली कितना आकाश देखेगी। इस टाइप का क्वेश्चन मेरे साथ कराया है क्या? कोई बात नहीं, आप अगर चाहो देख सकते हो। ठीक है, आप बात बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डेरिवेशन दो में से एक आएगा। देखो, अवतल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए। इंपोर्टेंट है, देखो इंपोर्टेंट। अवतल गोलीय पृष्ठ के, चलो अवतल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र का निगमन करो। अवतल का नहीं आएगा तो किसका आएगा फिर? उत्तल गोलीय पृष्ठ के, शांति रहो, अरे शांत रहो, वीडियो में लेना। उत्तल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र का निगमन करो। इन दोनों से ज्यादा इंपोर्टेंट है लेंस मेकर, शब्दावली दोनों से ज्यादा इंपोर्टेंट है। लो, लेंस मेकर सूत्र का निगमन करो, और इसी के एक लाइन बाद आ जाता है अपवर्तन, लेंस के अपवर्तन के सूत्र का निगमन करो। लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, लेंस मेकर वाला सूत्र और ये लेंस का सूत्र, ये दोनों एक ही निगमन में है। कर लोगे? और लेंस मेकर के सूत्र पर आधारित आंकिक प्रश्न लिख लो।
लो लेंस मेकर के सूत्र पर आधारित आंकिक प्रश्न। क्या लेंस मेकर का सूत्र याद है? 1/f इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/i2। कर लोगे? इसके बाद लेंस की सामर्थ्य या शक्ति। देखो लेंस की सामर्थ्य या शक्ति किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए डायोप्टर। कर दोगे? इसका क्या लिखिए? जो लोग नहीं लिख पा रहे वो शांति से बैठ जाए, ठीक है। इसका क्या लिखिए? मात्रक लिखिए। जैसे लेंस मेकर इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही संयुक्त लेंस की। कौन सा लेंस की? देखो संयुक्त लेंस की, जो लोग लिख नहीं पा रहे हैं वो शांति से बैठे। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी या क्षमता, सॉरी क्षमता नहीं, सामर्थ्य, एक ही बात। क्षमता सामर्थ्य की बात है। क्षमता बोलो, सामर्थ्य बोलो, शक्ति बोलो, तीनों बातें एक ही है। के सूत्र का निगमन कीजिए। याद है? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 के सूत्र का हमें क्या करना है? निगमन। कर लोगे? अब प्रिज्म, अब क्या है? प्रिज्म। तो ले लो, प्रिज्म पर आधारित आंकिक प्रश्न आ सकता है। मैंने सीधे क्या बताया? प्रिज्म पर आधारित कौन सा प्रश्न? आंकिक प्रश्न आ सकता है। प्रैक्टिस करेंगे और तुम लोग कर लेना। एक दो क्वेश्चन और मैं करा दूंगा, प्रिज्म पर आ सकता है, ठीक है। निगमन आएगा तो आएगा प्रिज्म के अपवर्तनांक एवं न्यूनतम विचलन कोण के बीच। देखो प्रिज्म के अपवर्तनांक एवं न्यूनतम विचलन कोण के बीच सूत्र का निगमन कीजिए। याद है सूत्र? n बराबर, आवाज नहीं, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। मुझे पता है बहुत देर रहेगी, पर शांति रखो। साइन a बाई 2 और बहुत सारे क्वेश्चन भी हो गए हैं, बट पूरा पेपर करना है तो पूरा पढ़ के जाना ही होगा, ठीक है। अरे 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 अच्छा, एक बार प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से देख जाना। कौन सा विक्षेपण? वर्ण विक्षेपण, ठीक है। अगला प्रकाशिक यंत्र। कौन सा यंत्र? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाशिक यंत्र का निगमन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। या तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आएगा, देख लो, या तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आएगा या फिर दूरदर्शी आएगा। लिख लो। अब क्या आएगा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कोणीय आवर्धन क्षमता के सूत्र का निगमन करो। इसमें दो केस होते हैं। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने उसका निगमन आ सकता है, या फिर जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। कर लोगे? सूत्र भी याद कर लेना। क्या याद कर लेना? सूत्र। और ऐसे ही अपवर्ती दूरदर्शी आ सकता है या परावर्ती दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि कोणीय आवर्धन क्षमता के सूत्र का क्या करो? निगमन। दो केस, तो शांत नहीं रहोगे। एक दो ये क्वेश्चन बोलो, लास्ट खत्म होने वाला है। मैंने बोला नहीं था तुम लोग आओ, जब आए तो सुन लो, कुछ भलाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये सेशन केवल कमजोर बच्चों के लिए है, ये सबके लिए है।
कमजोर के लिए भी, बीच वाले बच्चों के लिए भी, और जो बहुत होशियार है उनके लिए भी, सबको फायदा होना है। ठीक है, तो खगोलीय दूरदर्शी पढ़ के जाना। खगोलीय दूरदर्शी पर आधारित आंकिक प्रश्न आ सकता है। किस पर? एम बराबर माइनस एफ अपॉन एफ ई, याद है? एम बराबर क्या होता है? माइनस एफ अपॉन एफ ई। एक क्वेश्चन लिख लो बस। खगोलीय दूरदर्शी में द्वारक बड़ा क्यों होता है? द्वारक कैसा होता है? बड़ा। द्वारक क्यों बड़ा होता है? लिखा है। या फिर परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी से ज्यादा बेहतर क्यों होते हैं, ज्यादा अच्छे क्यों होते हैं? परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी से ज्यादा अच्छे क्यों होते हैं? ठीक है, तो मैंने पहले इस वीडियो में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए, वो तुम्हें बहुत अच्छे से करने हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। ओके, सभी लोग इन क्वेश्चनों को देख के रहना और पेपर बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।